गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड यानी हिंदी निहारिका से पाठ 18 निरंतरता का महत्व। पाठ का नाम है निरंतरता का महत्व। इस पाठ में हमें अभ्यास के महत्व के बारे में बताया गया है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि हमें किस तरह से प्रैक्टिस करते हुए किसी चीज को हम किसी कार्य में हम पारंगत हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। शायद आपने ये कहावत नहीं सुना है क्योंकि अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, इसलिए मैं आपको इसका अर्थ आपको समझाती हूँ कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ है कि जब भी हम किसी काम को करने के लिए सोच लेते हैं और अभ्यासरत रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, लगातार हम प्रयास करते रहते हैं, इसके लिए हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, तो क्या होता है, हम उस चीज में एकदम अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी कंटिन्यू हो जाते हैं, एकदम पारंगत हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं उस मैटर के लिए। ठीक है, तो जिस तरह से आपने कुआं देखा होगा, जब कुएं में हम बाल्टी रस्सी में बांध कर लटकाते हैं तो रस्सी से हम उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। खींचते वक्त रस्सी से जो कुएं का चारों ओर का घेरा है, मान लो ये कुआं है, ठीक है, इस कुएं में से जब हम रस्सी से कोई चीज खींचते हैं, यानी बाल्टी डालकर रस्सी में बांधकर हम जब खींचते हैं तो होता क्या है, रस्सी यहाँ पर रगड़ती है। ये क्या होता है, ये तो है पत्थर, ये क्या है, एक ईंटे का पत्थर का कुआं बनाया गया होता है ना। लेकिन रस्सी जैसी नाजुक चीज से बार बार पानी जब बाल्टी भरकर हम कुएं में से खींचते हैं तो रस्सी की क्या होती है, यहाँ पर रगड़ होती है। क्या होता है, रगड़ होता है, और उस रगड़ से क्या होता है, उस पत्थर पर, उस सिल पर निशान बन जाता है। तो जो मैंने अभी अभी दोहराया था, कहा था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी बार बार किसी चीज का अभ्यास करने से हम बहुत ही अभ्यस्त हो जाते हैं, बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, ठीक है, पारंगत हो जाते हैं उस काम में। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यानी रसरी मतलब रस्सी, रस्सी बार बार आती है जाती है। जब हम पानी के लिए बाल्टी लटकाते हैं तो रस्सी यहाँ से जाती है, जब हम बाल्टी को खींचते हैं तो रस्सी आती है। तो बार बार आने जाने से यहाँ पर पत्थर क्या होता है, घिस जाता है, और घिसने से ही उस पत्थर पर, उस ईंट पर निशान पड़ जाता है ना। कुछ ऐसा ही इस पाठ में भी है जो आपको समझना है, जिसको मैंने पहले ही आपको एक 2 लाइन के कहावत से, दोहे से समझा दिया। ठीक है, तो आइए इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ में हम क्या जानेंगे कि जब हम कोई कार्य को लगातार करते रहते हैं तो हम उसमें एकदम पारंगत हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कुम्हार है, ठीक है, जब वो कुम्हार ने पहली बार मिट्टी लेकर के चक्की पर घुमाया होगा और बर्तन बनाना शुरू किया होगा, तो हो सकता है उससे भी गड़बड़ी हुई हो, बर्तन टेढ़ा बना हो, कहीं मिट्टी मोटी रह गई हो, कहीं पतली रह गई हो, ठीक है। लेकिन जब वो बार बार अभ्यास कर करके बार बार बनाता है, करता ही रहता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो इतना परफेक्ट घड़ा बनाने लग जाता है कि उसमें कोई कमी नहीं रह जाती। आप खुद को अगर एग्जाम्पल ले लो, तो आप अगर कोई चीज, आपकी हैंड राइटिंग ले लो फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपनी खुद की हैंड राइटिंग, ठीक है, जब आप जो भी लिखते हो आपका, जैसे मैंने कुछ लिखा है, अगर मैं चाहूं या आप चाहें कि और भी सुंदर लिखा जाए तो आप अभ्यास के द्वारा बहुत ही
पारंगत हो सकते हैं लिखने में। किसी भी काम में हम अभ्यास को महत्व दे सकते हैं और उस कार्य में हम पारंगत हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब इस पाठ से हमने जो समझा जो सीखा उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक कहानी है वरदराज की। एक बालक है जिसका नाम है वरदराज। क्या नाम है? वरदराज। बालक का नाम है वरदराज। वरदराज मंद बुद्धि का बालक था। मंद मतलब धीमा और बुद्धि मतलब बुद्धि, हमारा विवेक। तो उसकी जो बुद्धि थी बहुत धीमे काम करती थी, बहुत कमजोर बुद्धि का था, बहुत मंद बुद्धि का बालक था। उसका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता, कमजोर था वो पढ़ने में और उसकी इच्छा भी नहीं थी। ठीक है, तो सभी उसका मजाक उड़ाते क्योंकि वो पढ़ने लिखने में कमजोर था, पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। इसलिए सभी बच्चे जो अच्छे थे पढ़ने में वो उसका मजाक उड़ाते थे। फिर गुरुजी उससे कहते थे, बहुत काफी परेशान रहते थे कि वरदराज पढ़ता नहीं है। पर कोई भी शिक्षक कोई भी टीचर परेशान होता है जब उसका कोई शिष्य कोई स्टूडेंट्स पढ़ने में कमजोर होता है। तो गुरुजी भी बोले, तुझे तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते। अब ये वाक्य सुनकर इससे स्पष्ट होता है कि टीचर कितना परेशान हुआ होगा उसको समझाते समझाते। जब उसको कोई बात समझ में नहीं आई उस बालक को, वरदराज को, तो वो चिढ़कर झल्लाकर बोले कि तुझे तो भगवान भी आ जाए पढ़ाने तो नहीं पढ़ा सकते। उसके सहपाठी सहपाठी क्लासमेट, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे, उसके सहपाठी चिढ़ाते थे कि जब भगवान आपकी पुस्तक में बुद्धू लिखा है, बुद्धू नहीं होगा बुद्धि होगा। ऐसे बुद्धि, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो यह सो रहा था। यानी सारे सहपाठी सारे क्लासमेट मिलकर क्या चिढ़ाते थे कि कमजोर है, पढ़ता लिखता नहीं है, और जब भगवान बुद्धि दे रहे थे तब ये सो रहा था। इसलिए जो सोता है वो खोता है, ऐसी कहा। उसे स्वयं भी यही लगता था। अब किसी को अगर हम बार बार कहने लग जाए बहुत तेज हो, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम इससे भी ज्यादा नंबर ला सकते हो, तो उसको लगने लगेगा कि हाँ वाकई मैं बहुत तेज हूँ पढ़ने में, मैं बहुत अच्छा हूँ। उसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा, वरदराज को सभी लोग बार बार यही कहते थे, कम बुद्धि का है, बुद्धि नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, इसको तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते। तो ठीक इसी प्रकार से वरदराज को भी यही लगने लगा कि हाँ मैं कम बुद्धि का हूँ और मैं पढ़ नहीं सकता, मेरी बुद्धि मोटी है, मैं कोई चीज समझ नहीं सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे ज्ञान अर्जित करना पड़े, है ना। तो हमें इसीलिए इस लाइन से, इस पाठ की इस लाइन में हमें ये सीख मिली, वो मैं पहले आपको बता दूं कि हमेशा किसी को भी अच्छा कहना चाहिए ताकि उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बालक हैं, हम उनसे कहते हैं वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम और अच्छा कर सकते हो। हम उसे बार बार चढ़ावा देते हैं, उसे उसे महत्व देते हैं, उसको उसकी प्रशंसा करते हैं ताकि वो और भी अच्छे कार्य करे और अच्छी तरह से करे। ठीक है, अगर हम उसको उसके सामने बार बार उसके फेस पे हम बोले कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको भी यह लगने लगेगा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक यही हाल वरदराज का था। उसके सहपाठी जो थे वो चिढ़ाते थे, उसके टीचर जो थे वो भी कह दिए कि तुम्हें भगवान भी नहीं पढ़ा सकते, तुम बुद्धू हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। तो वरदराज को भी यही लगने लगा कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं सकता। गुरुजी बहुत समझाते, वो परेशान तो रहते लेकिन वो भी परेशान ज्यादा हो चुके थे, इसलिए उन्होंने भी ऐसा कह दिया। लेकिन वरदराज पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता, वो फिर भी वैसे ही रहता, नहीं पढ़ता और अपना काम करता, खेल लिखने पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। एक दिन गुरु जी निराश हो गए, निराश दुखी हो गए, आशा छोड़ दी उन्होंने। वो निराश होकर बोले, बेटे वरदराज, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्याधन है ही नहीं। विद्याधन यानी ज्ञान, बुद्धि, उसका वो भी एक धन है।
एक प्रॉपर्टी है जो हमारे पास होती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा होती है। तो उनसे गुरु ने कहा, बेटे वरदराज, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या अर्जन है ही नहीं, तुम अपने गांव लौट जाओ, झूठ मूठ में यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम गांव लौट जाओ और वहां का काम काज संभालो, क्योंकि तुम पढ़ लिख तो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा मन भी नहीं है। गुरु जी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ, उसे कष्ट हुआ कि लगता है मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। वह घर के लिए चल पड़ा, अपना सामान उठाया और घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लग गई, पानी पीने की इच्छा हुई। फिर क्या हुआ, कुछ दूरी पर उसने एक कुआं देखा, कुछ ऐसा कुआं देखा और देखा कि कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। वह पानी पीने के लिए वहां जा पहुंचा। कुछ औरतें पानी निकाल रही थी, वहां चला गया कि वो पिला देंगी या वो खुद ही निकाल कर पी लेगा। अचानक उसका ध्यान कुएं की जगत पर गया। जगत क्या होता है, ये जो जगह होता है इसे ही हम कहते हैं जगत। ये जो चारों ओर चौड़ा जगह होता है इसे हम क्या कहते हैं, जगत। जिस पर हम रखते हैं, चौड़ी सी जो चबूतरे जैसी जगह होती है उसे हम कहते हैं जगत। उसका ध्यान कुएं की जगत पर बने गड्ढों की ओर गया, जिस पर बहुत सारे गड्ढे बन चुके थे, ऐसे ऐसे इस तरह से गड्ढे बन चुके थे, ऐसे गड्ढे बन चुके थे। उसने पानी निकाल रही औरतों से कहा, किसने कहा, वरदराज ने, घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। जो भी आता था इस जगह पर घड़े रख देता था और उसके बाद में रस्सी से बाल्टी से पानी खींचता था और उस घड़े में भरता था, बाल्टी छोड़ देता था, है ना। तो दूसरा कोई आता फिर वो भी रखता, वो भी पानी खींचता, घड़े में भरता, बाल्टी नीचे रख देता। इस तरह करते करते कुएं की जगत पर अनेकों गोल गोल निशान बन गए थे। ठीक है, ये देखकर वरदराज ने कहा उन महिलाओं से, उन औरतों से जो पानी निकाल रही थी, कि घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए, उनकी प्रशंसा की। उसकी बात सुनकर औरतें चौंक पड़ी, ये क्या हो रहा है, हमने तो गड्ढे बनाए ही नहीं। एक औरत ने उससे कहा, बेटा ये गड्ढे हमने नहीं बनाए, ये गड्ढे हमने नहीं बनाए घड़े रखने के लिए, यहाँ बार बार घड़ों को रखने से अपने आप ही गड्ढा होता है। हमने स्पेशली कोई गड्ढा नहीं बनाया घड़े को रखने के लिए, यहाँ हम बार बार पानी भरने आती है, घड़े को रखती है, जिसकी वजह से गड्ढा स्वतः ही बन गया। यह देखो, कुएं की जगह पर रस्सी से घिस घिस कर निशान भी बन गया है। जिधर से औरतें खींचती उधर से निशान बन जाता, जिधर से औरतें खींचती उधर निशान बन जाता। और जितने निशान बनते किसकी वजह से, सिर्फ कोमल सी रस्सी की वजह से। अब यह बात वरदराज के मन में घर कर गई। उसने सोचना शुरू कर दिया, उसके मन में विचार आया, जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है, तो बार बार अभ्यास से मेरी मोटी बुद्धि क्यों अच्छी नहीं बन सकती। अब वो सही रास्ता पकड़ा। उसके मन में इस विचार ने उसके मन में यह घर बना लिया कि कोमल सी रस्सी और मिट्टी के घड़ों से जब पत्थर पर निशान बन सकता है, तो मेरे बार बार अभ्यास करने से मेरी मोटी जो बुद्धि है, जो कम है, वो क्यों नहीं अच्छी हो सकती। अब उसका विचार बदल गया। कैसा विचार, गांव वापस लौटने का विचार। उसने उस विचार को बदल दिया और वापस उल्टे पांव यानी लौट गया गुरुजी के पास। उसने मन में खूब ठान लिया, अब मैं खूब परिश्रम करूंगा। परिश्रम अर्थात मेहनत, बार बार अभ्यास करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती, मुझे विद्या का धन कैसे प्राप्त नहीं होता। वह पाठशाला लौट गया, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। चरण अर्थात पैर, उनके पैरों में गिर पड़ा और उन्हें अपनी सारी मन की बातें बताई। क्या बताई, यही बताया कि मैं पानी पीने गया, मुझे औरतों ने बताया कि गड्ढे रस्सी से और मिट्टी के घड़ों से स्वतः ही बन गए हैं, खुद ही बन गए हैं। तो मेरे मन में यह विचार आया कि मैं भी बार बार अगर अभ्यास करूं तो मेरी मोटी बुद्धि अच्छी कैसे नहीं हो सकती, यह सोचकर मैं लौट आया हूँ
और मैं अब बहुत मेहनत करूंगा, बहुत परिश्रम करूंगा। इस बात से गुरुजी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कोई भी टीचर बहुत खुश हो जाता है जब उसका शिष्य उसके बताए रास्ते पर चलने लगता है या उसे के बताए उसके समझाए उद्देश्यों को वो समझने लग जाता है, उसे अपनी छाती से लगा लिया, यानी कि बहुत प्रेम दिया, प्यार दिया। अभ्यास की महिमा को समझकर वह खूब मन लगाकर पढ़ने लगा, बार बार निरंतर अभ्यास करता रहा। बड़ा होकर यही बालक वरदराज, कौन? बड़ा होकर यही बालक वरदराज संस्कृत का महान विद्वान बना, प्रकांड पंडित बना। ठीक है, तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निरंतरता का महत्व। किसी भी चीज का प्रैक्टिस करें, हम कंटिन्यू करते रहे तो हम उस कार्य में पारंगत हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 80 पर और उसके कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। उसके कठिन शब्द क्या हैं? पहला शब्द है परिश्रम। परिश्रम अर्थात मेहनत। चरण यानी कि पांव, पैर, मैंने पाठ के समय आपको बताया। प्रसिद्ध, जिसका नाम जगत में फैल गया हो, जो विख्यात हो। मंद बुद्धि, कम अक्ल वाला, जिसकी बुद्धि कम, धीरे काम करती हो। बुद्धू यानी कि कम बुद्धि वाला। मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ, जिसके पास ज्ञान नहीं है। सताने यानी कष्ट देने। सहपाठी क्या करते थे? उसे सताते थे, चिढ़ाते थे। पाठशाला यानी विद्यालय। महिमा यानी गौरव, जैसे पढ़ाई या निरंतरता का महत्व। सहपाठी, साथ पढ़ने वाले। विद्वान, बहुत अधिक पढ़ा लिखा। असर, इफेक्ट, प्रभाव। रास्ते, राह, ठीक है, या मार्ग। अभ्यास, किसी काम को बार बार करना, बार बार करना, निरंतर करते रहना, कंटिन्यू किसी काम का अभ्यास करते रहना ही हमें यह पाठ सिखाता है। ठीक है, तो कितनी अच्छी उदाहरण के साथ इस पाठ को जिसने लिखा है उसने समझाया है, बताया है कि कोमल से रस्सी से भी कुएं की जगत पर यानी पत्थर की जगत पर किसान बन सकता है। तो हम जैसे लोग जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके निरंतरता का महत्व को जानकर निरंतर अभ्यास करते हुए क्यों नहीं किसी चीज में परफेक्ट हो सकते। ठीक है, इस चीज को बच्चों आप भी ध्यान में रखें और अपने जीवन में और आगामी आने वाले दिनों में भी इस चीज का महत्व को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और किसी भी कार्य को करें। इन प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखेंगे। कुछ प्रश्न है इस पाठ से संबंधित। प्रश्न ये है कि वरदराज कैसा लड़का था? तो वरदराज कम बुद्धि वाला लड़का था। ठीक है, लोग वरदराज का मजाक क्यों उड़ाते थे? लोग वरदराज का मजाक इसलिए उड़ाते थे क्योंकि उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं होता था। गुरुजी कितना भी समझाते थे उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन निराश होकर गुरुजी ने वरदान का वरदराज को क्या कहा? निराश होकर गुरु ने वरदराज से कहा कि बेटा वरदराज, तुम अपने गांव लौट जाओ, लगता है विद्या धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। रास्ते में उसने क्या देखा? रास्ते में उसने देखा एक कुआं, कुएं से पानी भरते हुए कुछ महिलाएं, कुछ औरतें। वरदराज ने कुएं से पानी निकालती औरतों से क्या कहा? क्या कहा था? उसने कहा था कि वाह, आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बना रखे हैं घड़े रखने के लिए, घड़ों को रखने के लिए आपने कितने अच्छे गड्ढे बना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है किसने किससे कहा? तुझे तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते। किसने कहा? गुरुजी ने। किससे? वरदराज से। किसने कहा? गुरुजी ने वरदराज से। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटी वरदराज, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्याधन है ही नहीं। ये भी बात गुरुजी ने ही वरदराज से कहा। दूसरी बात भी गुरुजी ने वरदराज से कही। नेक्स्ट नंबर 3, घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। वरदराज ने पानी भरती औरतों से।
नंबर 3 हो जाएगा वरदराज में औरतों से नेक्स्ट सेंटेंस, बेटा ये गड्ढे हमने नहीं बनाए, किसने कहा? औरतों ने वरदराज से। ठीक है, आप सभी इसको अपनी पुस्तक में लिख लें। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर हम मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? आपको समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं पहले भी मैंने बताया है। समान अर्थ वाले शब्दों को हम कहते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो बालक, लड़का, गुरुजी, शिक्षक। समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द। बालक, लड़का, मैं सामने सामने लिख रही हूं, गुरु, शिक्षक। नेक्स्ट, बेटा, पुत्र, औरत, स्त्री, स्त्री, पानी, पानी को और हम क्या कहते हैं? जल। गांव, ग्राम यानी विलेज। नेक्स्ट, प्रसन्न, प्रसन्न अर्थात हैप्पी, खुश। ठीक है, ये सब रहे आपके समानार्थी शब्द। बालक, लड़का, गुरु, शिक्षक, बेटा, पुत्र, औरत, स्त्री, पानी, जल, गांव, ग्राम, प्रसन्न, खुश। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द भी इसी प्रकार लिखने हैं। समानार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ समान हो वो समानार्थी शब्द होता है। जिन शब्दों के अर्थ विपरीत अर्थ प्रकट करें वो विलोम शब्द होता है। ठीक है, विपरीत यानी अपोजिट वर्ड्स। तो गुरु, शिष्य। विलोम शब्द, वे शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे से उल्टा हो। गुरु, शिष्य। बालक, बालिका। औरत, आदमी। निराशा, आशा, होप एंड होपलेस। परिश्रम, मेहनत, सॉरी, परिश्रम, आलस्य। परिश्रम अर्थात हार्ड वर्कर, मेहनती। उसका अपोजिट वर्ड लेजी, आलस्य। गांव, शहर, विलेज एंड टाउन। ठीक है, इस तरह से आपका विलोम शब्द भी हो गया। नेक्स्ट हम आ जाएंगे पेज नंबर 81 पर, भाषा ज्ञान। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके थोड़े से फेरबदल के कारण अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, आप जब और बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। तो जैसे और, उस ओर मतलब उस तरफ, और मतलब तथा, एंड उत्तर, जवाब, उधर, उधरना। ठीक है, थोड़े से फेरबदल से अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं। नेक्स्ट मौखिक प्रश्न है, कुएं की जगत पर निशान किस प्रकार बन गए? तो कुएं
कुएं की जगह का निशान रस्सी के आने जाने के कारण बन गए, घड़ों के बार बार रखने के कारण बन गए। गड्ढे को देखकर वरदराज के मन में कैसा विचार आया? गड्ढे को देखकर वरदराज के मन में विचार आया कि यदि कोमल रस्सी से और मिट्टी के घड़ों से पत्थर की जगह पर इतना गहरा निशान बन सकता है, तो फिर मेरे बार बार अभ्यास करने से मेरी मोटी बुद्धि अच्छी क्यों नहीं हो जाती। ठीक है, यह पाठ बहुत ही अच्छा है। आपको अभ्यास की महिमा पर 5 पंक्ति लिखनी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभ्यास की महिमा पर 5 पंक्तियां लिखिए और नीचे दिए गए इस पाठशाला की चित्र में रंग भरिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बाकी याद करना है। होमवर्क क्या है? पेज नंबर 82 पाठ्यांतर गतिविधि। Do in your book, not in the copy. Okay? पेज नंबर 82 आपको बुक में करनी है, कॉपी में नहीं। ठीक है, तो आपको ये पाठ पढ़कर मुझे आशा है कि बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और इससे बहुत अच्छी सीख आपने ली होगी। आप इसे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद कीजिए।